जो था ना, हमने उसको समझना था कि आई फ्रेम का टैग कैसे काम करता है। तो इसे तो हम कर देते हैं बंद, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ से मैं वापस वेबसाइट पे आता हूँ। इस वेबसाइट को हम देख रहे थे, वैसे मैंने शायद आपके ग्रुप में एक नई फाइल भी भेजी थी, है ना, उस पर काम कीजिएगा। उसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। उसमें एक वो वाला फॉर्म भी बना हुआ है, अपॉइंटमेंट का फॉर्म भी एक बना हुआ है। तो वो उसको लिंक सब इशू का ओपन करने में किसी को आ रहा है issue। हाँ वो इशू सबको एक बार ओपन करना जी, होगा। वो भी मैं ओपन करना भी बता देते हैं, यहीं पर ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। आपके ग्रुप में पड़ा हुआ है ना। जी तो यहाँ से हम लिखते हैं डीएम, ये नाम है ना आपके ग्रुप का। हाँ, डीएम 829 है। जी सर। डीएम 829 ये वाला है। यहाँ पर मैंने किया जैसे आप लोगों ने करना है ना, मैंने वही काम कर लिया, ठीक है। तो ये वाला प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सेव करना है, ठीक है ना। ये आपके भी ग्रुप में आ रहा है। इसी तरह आपने अपने लैपटॉप पे से कनेक्ट कर लेना, मोबाइल से नहीं करना ये काम, ठीक है। लैपटॉप पे ले आना इसको। लैपटॉप पे व्हाट्सएप इंस्टॉल भी हो जाता है और डायरेक्ट भी web.whatsapp से चल भी पड़ता है, ठीक है। जो आपको बेहतर तरीका लगता है आप उसका यूज़ कर लें। अब मैंने सेव एज का ऑप्शन किया। जैसे अब ये सेव कर रहा है तो मैं यूँ करता हूँ, इसको आप लोगों के फोल्डर में सेव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें अगर इसको मैं उसी में रख लेता हूँ ना, जहाँ पर आपका डाटा सारा सेव करता हूँ मैं। जी जी आने। अच्छा, कौन सा फोल्डर है आपका वाला। डीएम नवंबर, इसमें नहीं जी, यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ बस। चेक कर लेते हैं। इसको सेव किया मैंने आपके फोल्डर में। कोडिंग हो ना सर। जी बिल्कुल ऑन है। ये देखिए आगे स्टूडेंट प्रोजेक्ट सेव हो गया। यहाँ पर छोटी सी फाइल है, कोई बहुत बड़ी फाइल नहीं है। अब इसको बेसिकली जिप फाइल के तौर पर तो नहीं चलाना मैंने, ठीक है ना। जिप फाइल में तो नहीं ना चलेंगी HTML फाइल, ये तो मैंने इसको पैक किया हुआ है। अब मैंने इसको क्या करना है, अनजिप करना है। यहाँ पर आपने इसको अनजिप करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनजिप तब होगा जब आपके पास कोई अनजिप करने का सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। अनजिप सर्च करने के लिए हमारे पास विनजैक का सॉफ्टवेयर भी होता है, विनजिप भी होता है, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में मौजूद है तो आप इसे अनजिप कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई अनजिप करने का सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर आप इंटरनेट से एक सॉफ्टवेयर होता है 7zip, वो फ्री होता है, उसको डाउनलोड कर लें सिंपली, ठीक है। तो जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, यानी ये काम पहले करना है। पहले आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा फिर कुछ नहीं होगा। ये आपके ग्रुप से तो डाउनलोड हो गया, मैंने आपके ग्रुप से अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7zip भी आ रहा है मेरे पास, दूसरे भी आ रहे हैं, मैंने 7zip भी किया हुआ है। 7zip फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यस, आपने इंटरनेट पे जाकर लिखना है डाउनलोड 7zip बस, ठीक है। डाउनलोडर चलेगा, इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल हो गया। बेहतर है कि एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कर लो लैपटॉप अपना, ताकि उसने यहाँ पर राइट क्लिक पर जो ऑप्शंस आनी है वो भी आपके पास आ जाए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप उसी सेशन में करेंगे तो राइट क्लिक के ऊपर ऑप्शंस ना आए आपके पास, रीस्टार्ट करेंगे तो राइट क्लिक कर ऑप्शंस भी आ जाएंगे आपके पास। यहाँ आने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट हेयर, चलो बस इतनी सी बात थी। एक्सट्रैक्ट हो गया। अब ये फोल्डर आ गया मेरे पास, ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया। नाम इसका पब्लिक HTML है, हाँ। बस इसे आपने खोलना है। तो इसके अंदर हमारे पास सारी फाइल आ रही है इंडेक्स की। मैं इसे डबल क्लिक करके खोलता हूँ, प्रोजेक्ट खुल गया, खुल गया। इसमें तो एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी थी, हाँ। जरा इसका फॉर्मेट थोड़ा सा बेहतर बना हुआ था, इसमें ये भी चीज़ एक्स्ट्रा है, मेक एन ऑर्डर, हाँ ठीक है ना। तो इसमें ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है। उसके बाद बाकी और कोई भी चीज़ ऐसी है, वीडियो भी आ रही है इसमें, देखिए ना। वीडियो का भी एप्लेट एक लगाया हुआ हमने कि अगर आपने अपनी कोई वीडियो प्रमोशन साथ चलानी हो वेबसाइट के थ्रू ही, यूट्यूब का चैनल आपका बना हुआ है, वहाँ पर आपकी वीडियो लगी हुई है, यहाँ पर मैंने उसका सिर्फ एक लिंक दे दिया, तो उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और मैप भी आ रहा है।
अब बात करते हैं मैप से, हम बात शुरू करते हैं, ठीक है। और जरा इस पर क्लिक करें, ठीक, मोबाइल व्यू में भी ठीक नज़र आ रही है हमें, यानी कि मोबाइल पे मोबाइल की तरह चल पड़ी है ये वेबसाइट। अब हम आ जाते हैं इधर वापस, और अब हम और एक ये व्हाट्सएप का इशू भी उसमें कर रहा था, इसमें ये भी नहीं करेगा आपका। इस पर क्लिक करें ज़रा, व्हाट्सएप भी चल रहा है इसका, जी। मतलब ये सही प्रॉपर साइट है। आपने जस्ट क्या करना है, इसको सिर्फ एडिट करना है और अपनी साइट बना लेना है। और जब आप इसको डाउनलोड करोगे, इसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा करके रख लो, ताकि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो तो आपके पास ओरिजिनल फाइल हो। इसी तरह जब आप इंडेक्स फाइल को काम करना शुरू करो, उसकी भी एक कॉपी बना लो पहले, ताकि अगर आपसे इंडेक्स की फाइल रिप्लेस हो, अदरवाइज क्या करेंगे आप, अदरवाइज ये करेंगे कि अगर गलती कुछ हो जाएगी तो उसको दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लो। मैं कहा प्रोजेक्ट दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लो, सारी फाइलें नहीं आ जाएंगी दोबारा से आपके पास, समझ आई ना बात। क्योंकि वो जिप फॉर्मेट में तो पड़ी हुई है ना आपके पास फाइल, अभी मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो फोल्डर आया ना मेरे पास, तो कुछ गलती होगी तो उसको दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लेना, तो क्या होगा, सारी फाइलें फिर दोबारा वही आ जाएंगी जो मैंने आपको भेजी हुई हैं, गलती आपकी इस तरह ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा इस पे, और हम बात करते हैं किसकी, इसकी बात करनी है, ठीक है ना, मैप की बात करनी है। तो इसके लिए हम कह रहे थे भाई आई फ्रेम यूज़ हुआ है, तो इसी के अंदर हम कर लेते हैं। इसी फाइल को मैं खोल लेता हूँ, मैं इसके ओपन में गया हूँ, ठीक है, यहाँ पर नोटपैड लिखा हुआ आ रहा है, और नोटपैड प्लस वो भी आ सकता है उसमें वर्किंग स्टार है, वो आसान है। हाँ जी, वो आसान है, ठीक है। लो जी, इसे मैंने खोल दिया। अब मैंने क्या करना है, गूगल मैप वाले आई फ्रेम को देखना है जी। मैं कंट्रोल F करता हूँ, कर्सर मैंने कहाँ पे रखा है, स्टार्ट पे, कर्सर मैंने स्टार्ट पे रखा है ना, तो यहाँ पर मैंने किया, और यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ, क्या है टैग का नाम है, टैग का नाम है आई फ्रेम। जैसे एक टैग का क्या नाम था, मैप, सॉरी इमेज IMG, एक टैग का क्या नाम था, H1, इसी तरह इस टैग का क्या नाम है, आई फ्रेम, ये आई फ्रेम का टैग है। सो मैं आई फ्रेम के टैग पे क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो देखें जी क्या हुआ, इसको कह रहा है कुछ नहीं मिला मुझे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, अप लिखा हुआ है, मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ डाउन। आवाज़ नहीं आया बेटा, अगर कोई क्वेश्चन करना है मुझसे करना है, ठीक है। हाँ जी, देखें ज़रा आई फ्रेम में आ गया हम। वो बेसिकली उसे क्यों नहीं ढूंढा था, उस पर लिखा हुआ था अप, उसकी डायरेक्शन अप थी ढूंढने के लिए, यानी वो ऊपर की तरफ से ढूंढ रहा था फाइलों को जाकर। सो मैंने कहा नहीं, नीचे जाकर फाइलों को ढूंढो, तो फिर मैंने इसको डाउन की डायरेक्शन दे दी, तो उसने नीचे से फाइलों को ढूंढा, क्योंकि इस वक्त मेरा कर्सर ऊपर था ना उस वक्त। लेकिन अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो इसने जो सा ढूंढा है हमारे लिए आई फ्रेम, ज़रा चेक करें, ये कौन सा आई फ्रेम है, ये यूट्यूब चैनल वाला आई फ्रेम है। यानी ये भी आपको अंदाज़ा हो गया कि जो वीडियो मैंने लगाई हुई है, वो वाली वीडियो भी हमने कैसे लगाई है, आई फ्रेम के थ्रू ही लगाई है, ठीक है। आई फ्रेम से बेसिकली होता क्या है कि एक अलग सी विंडो क्रिएट हो जाती है, आई फ्रेम के साथ एक अलग विंडो बन जाती है। अब हाँ नहीं, व्हाट्सएप तो नहीं आई फ्रेम से किया हुआ हमने, मैप ऐड करना है, तो मैप ऐड करना है, वो व्हाट्सएप की जो विंडो अलग खुल जाती है, वो आपने नहीं खोलनी, वो तो लिंक, वो तो हमने जो लिंक कॉपी किया वो खुद से ही उस विंडो में आपको ले जाता है, ठीक है। उसका कोड हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ बटन का कोड करना है जो हमने किया हुआ है, और वहाँ जाकर हमने अपना मोबाइल नंबर देना है जो हम दे रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ आ गए, अब ये ज़रा देख लेते हैं कि यूट्यूब चैनल की जो वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हम यूट्यूब पर आए हैं। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो कहाँ पर थी आउटपुट जी, ये वीडियो कहाँ पर है, ये देखें, ये वीडियो है, ये मैंने राइट साइड पे वीडियो एक छोटी सी साथ वीडियो भी लगाई हुई है, और छोटा लिंक दिया हुआ है कि साथ पे, ये नहीं है पूरी स्क्रीन पे वीडियो नहीं दी हुई है, छोटी सी स्क्रीन पर हमने उसको वीडियो दी हुई है। हाँ जी, अब ये देखते हैं कि ये कैसे दिया है हमने लिंक, इसका लिंक किधर है, इसका लिंक ये है, आ रहा है, ये है ना जो मैंने अभी खोला आई मैप, आई फ्रेम, ये आई फ्रेम है ना। इसको क्या कहा मैंने, विड्थ इसकी कर दो इतनी, हाइट इसकी कर दो इतनी, आगे मैंने लिखा SRC, कहाँ पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ, और मेरी वीडियो को इम्बेड कर दो इसके अंदर। इम्बेड करने का क्या मतलब होता है कि वो जो फ्रेम है उस फ्रेम के अंदर उस वीडियो को ले आओ, ठीक है। अब ये वीडियो आई कैसे है, यहाँ पर ये देखते हैं, ये एक आपको ID नज़र आ रही है आखिर में, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वीडियो कोई भी लगानी होगी, कोड कितना सेम होगा, इम्बेड तक कोड सेम होगा, आखिर में क्या आएगा, वीडियो का ID आएगा। जो वीडियो आप प्ले कर रहे हो, वीडियो का ID का आपको कैसे पता लगता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ से मैं, आपको ब्लड नजर आ रहा है, इसका क्या हल कर सकते हैं हम, आगे आ जाए आपको भी, तो अभी चेयर आगे ले आओ, मैं क्या अभी एक चेयर ले आए आगे, यही हल है और तो कोई हल नहीं है। इट्स ओके, बस खामोशी से आगे आ जाए।
जी यहाँ से हम एक वीडियो को प्ले करते हैं। मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। वीडियो चल पड़ी है। जी सर। ये वीडियो का आईडी नजर आ गया आपको? जी सर। यानी कि जब भी आप कोई वीडियो प्ले करोगे तो उसका जो आखिरी वाला हिस्सा होगा आईडी। वो वीडियो का आईडी है। जो उसका आखिरी वाला हिस्सा है वो क्या है? वीडियो आईडी है। ठीक है। सो मैंने अगर ये वीडियो उधर लगानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इतने हिस्से को सिर्फ कॉपी करना है, सारा कॉपी नहीं करना। बाकी का क्या है? बाकी का हमारे पास कोड है, हमने सिर्फ उतना हिस्सा कॉपी करना है। जी जी, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? बैठिए। अच्छा, इसको मैंने सिर्फ इतने हिस्से को हमने कॉपी करना है। ये कॉपी कर लिया हमने इतने हिस्सा। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे बताएं? कोडिंग में आएंगे वापस, और इस जगह पर आकर ये वीडियो का जो आईडी है, इस वक्त वो ये वाली वीडियो को प्ले कर रहा था, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसकी जगह पर मैं ये वाला उसका आईडी दे देता हूँ। अब अगर जब मैं इसको सेव करूंगा तो हम देखेंगे कि क्या होगा। क्या होना चाहिए? यहां से वीडियो रिप्लेस हो जानी चाहिए। तो ये हमने वीडियो ऐड कर दिया, जी सर। ठीक है ना। और ये वीडियो कैसे ऐड हुई है? आई फ्रेम के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी वेबसाइट पर एक पेज बनाना चाहते हैं और वो वाला पेज जो है वो आपकी वीडियो गैलरी हो, और वो आप बेसिकली लेकर आ रहे होंगे अपने यूट्यूब चैनल से, उसके ऊपर जो भी आपकी रिसेंट वीडियोस आती जाएंगी आप उनको टॉप पे लगाते जाएं, तो क्या होगा कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पर आएगा उसको आपकी वीडियो, आप वीडियो के थ्रू भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे आपकी कोई भी प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हो, ठीक है ना, एक बंदा यूट्यूब पर जाएगा, एक बंदा आपकी वेबसाइट पर आया तो उसको भी आपकी सारी वीडियोस नजर आ रही है। मैंने एक लगाई है ना अभी। तो इस तरह आप एक पेज बनाएं जिसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखे ही ना, कोई तस्वीर भी नहीं लगाएंगे, उसमें सिर्फ आई फ्रेम ही लगे होंगे, और आई फ्रेम में हम क्या दिखा रहे होंगे? उनको अपनी सारी यूट्यूब चैनल की वीडियोस दिखा रहे होंगे। एक वीडियो लगाई है ना हमने यहाँ पर। मैं कहता हूँ अगर हम चाहते हैं कि एक पूरा मेन्यू बना दें अपनी वेबसाइट पे, एक टैब हो जिस पे लिखा हो वीडियो गैलरी, जब हम उस पर क्लिक करें तो उसके ऊपर क्या हो? सिर्फ वीडियोज ही हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर मैं एक ही टैग लगाऊंगा ये, और इसी की कॉपीज करके और नंबर ऑफ वीडियोस वहां पे लगाऊंगा, और हर दफा वीडियो का आईडी चेंज कर दूंगा बस। तो वहां पर क्या हो जाएगा? मल्टीपल वीडियोस आ जाएंगे। अब आइए सर। जी सर। अच्छा, अब आए जरा वापस कोडिंग में आए। बेसिकली हम यहाँ क्यों आए थे? आई फ्रेम को देखने। दूसरा क्या काम था हमारे पास? मैप। हमने मैप चेंज करना था अपना। तो अभी तो वहां तो नहीं पहुंचे थे हम। मैं दोबारा से कंट्रोल F करता हूँ और आई फ्रेम लिखा हुआ है, फिर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, फिर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। जी अब देखें जरा, अब एक और आई फ्रेम आ गया। जी अंदाजा हो रहा है कुछ ये क्या चीज है? देख के ही पता लग गया ना कि ये गूगल मैप वाला आई फ्रेम है। अब आप जो वेबसाइट बना रहे हो, आपने यहां पर गूगल मैप ऐड करना है। ये देखें, अब यहां पर जो बेसिकली ये क्या किया हुआ है हमने, इसमें गूगल मैप से एड्रेस लिया हुआ है, लेकिन यहां पर उनके बिजनेस का नाम आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि इसकी हमने प्रोफाइल बनाई हुई है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है। अदरवाइज अगर इनकी बिजनेस प्रोफाइल ना होती, सिर्फ एड्रेस होता, तो यहाँ पर नाम नहीं था होता। इसीलिए इस कोर्स का एक मॉड्यूल क्या है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाला भी है, जो आप लोगों ने अभी पढ़ना है, जो आप लोगों ने ज्वाइन किया बाद में, ठीक है, कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनती है, वो एक मॉड्यूल है। जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद आप उसको यहाँ पर भी ला सकते हैं। अब मैं जरा इस बिजनेस को चेंज करता हूँ ताकि हमें पता लगे कि आपने अपनी प्रोफाइल्स को कैसे लाना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ एक नए टैब में, और यहाँ जाकर मैं गूगल मैप पर चला जाता हूँ सीधा डायरेक्ट। क्यों आया हूँ गूगल मैप पर? प्रोफाइल को एक्सेस करने, क्योंकि मुझे अब जैसे वीडियो का आईडी मिल गया था, इसी तरह कोई प्रोफाइल का भी आईडी मिलेगा, तो उधर जाकर ऐड करूंगा ना प्रोफाइल आईडी को भी। यहां से मैं गूगल मैप पे आ गया हूं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई पीक सॉल्यूशन का ही जो है प्रोफाइल मैंने ऐड करनी है, सपोज करते हैं, ठीक है। वो तो आपकी जो भी बिजनेस होगा उसी को ऐड करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है पीक सॉल्यूशंस, कोई और भी हो सकता है। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कितना आसान है। ये क्या लिखा हुआ है? ऐड योर बिजनेस। ये है, इट इज द वे हाउ टू क्रिएट बिजनेस प्रोफाइल, कि आपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल किस तरह बनानी है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजिटल मार्केटिंग का इस वक्त जो मॉडल है
वो ये है कि आप सबसे पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाएं, सबसे पहले। इसलिए कि जो बिजनेस प्रोफाइल की मार्केटिंग है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, यानी इसके लिए हमें कोई पैसे नहीं देने हैं, ये प्रोफाइल आपकी फ्री बनेगी। जी सर। और जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं मोबाइल से तो आपने नोट किया होगा कि सबसे ऊपर क्या आता है, ऐड आता है, अगर किसी ने ऐड लगाया हो तो। अगर किसी ने ऐड नहीं लगाया हुआ तो उसके फ़ौरन बाद मैप आता है और मैप पर मुख्तलिफ बिजनेस आपको नज़र आते हैं। सो बेसिकली ये बिजनेस इसीलिए नज़र आते हैं कि सिर्फ वो बिजनेस नज़र आएंगे जिन्होंने अपनी अपनी प्रोफाइल्स बनाई होंगी, जिन्होंने नहीं बनाई हुई उनका तो बिजनेस भी नहीं आएगा। सो आपने अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑफिस खरीदा, एक लोकेशन आपके पास है जहाँ पर बैठकर आप काम कर रहे हो, तो सबसे पहला काम आप क्या करो कि अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना लें। ठीक है, अब ये बिजनेस प्रोफाइल बनाना बड़ा ही आसान है। यहाँ से अगर जिन्होंने नहीं भी किया हुआ वो इसको क्लिक करेंगे, वो करेगा क्या, आपसे सिर्फ आपके बिजनेस का नाम पूछेगा, आपके बिजनेस की टाइप पूछेगा कि भाई ये किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ जनाब मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचता हूँ, मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। हमारा कॉलेज है, मैं कहूँगा एजुकेशन में है, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है। मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं कहूँगा इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज मेरी कैटेगरी है, यानी जो भी मेरी कैटेगरी है। फिर मुझसे पूछेगा भाई आपके बिजनेस के इफेक्टिव टाइमिंग्स कौन से हैं, वो मुझे बता दें, आपके बिजनेस का एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, यानी जैसे एक फॉर्म आता है हमारे सामने, उसको फिल करेंगे तो हमारा जो है वो बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। और ये वाली बिजनेस प्रोफाइल जो है ये सस्पेंड भी हो सकती है अगर ये फेयर तरीके से ना बनी हो। यानी मिसाल के तौर पर आपका बिजनेस कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता एक जगह पर, लेकिन आप उसी जगह की प्रोफाइल बना रहे हैं। जैसे मैं कहूँ भाई मेरी डिजिटल मार्केटिंग ऑफिस तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं बाहर रोड पे खड़ा हो जाऊँ और मैं अपनी प्रोफाइल बनानी शुरू कर दूँ सड़क के ऊपर ही, तो प्रोफाइल तो बन जाएगी। लोकेशन है ना, उसने तो लोकेशन पिक करनी है, तो वो दफ्तर बन जाएगा। लेकिन गूगल वालों का अपना एक सिस्टम है, ठीक है, एक अपना मैकेनिज्म है जिससे वो चीज़ों को चेक करते हैं। अगर तो उसे लगेगा कि ये भाई ये तो फेक एक्टिविटी है तो वो सस्पेंड कर देगा, और अगर उसे नहीं लगेगा कि ये फेक एक्टिविटी है तो वो उसको अप्रूव भी कर देगा, और किसी टाइम पर जाकर उसको लगेगा कि ये फेक एक्टिविटी है तो वो उस वक्त उसको सस्पेंड करेगा। तो बिजनेस प्रोफाइल बनाने का तरीका क्या है कि आपकी फिजिकल लोकेशन लाजमी होनी चाहिए, और अगर आपकी फिजिकल लोकेशन को लोगों ने फॉलो किया हो, मसलन जैसे मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशन एक बंदा आ रहा है, कहता है मैंने क्लास लेनी है तो मुझे एड्रेस का नहीं पता, तो मैंने क्या किया उसको लोकेशन भेज दी, तो वो लोकेशन को फॉलो करते करते हमारे कॉलेज के सामने आया, और कॉलेज के सामने आकर उसको गूगल ने कहा कि योर डेस्टिनेशन ऑन द लेफ्ट। इस तरह करके बहुत सारे लोगों ने मेरी लोकेशन ली। अब ऐसी प्रोफाइल जब मैं क्रिएट कर रहा हूँगा तो गूगल को ऑथेंटिसिटी होगी कि भाई ये लोकेशन एग्जिस्ट करती है, इसलिए कि उनके रैकेट के मुताबिक ये वाली लोकेशन को लोगों ने ढूंढा भी हुआ है और इस लोकेशन पर मैप के थ्रू लोग गए भी हुए हैं। फिर अगर आपने अपनी वेबसाइट दी है और आपकी वेबसाइट गूगल से अप्रूव है, वेबसाइट गूगल से कैसे अप्रूव करते हैं ये हमारे कोर्स में है, ठीक है, हम देखेंगे कि वेबसाइट को हमने किस तरीके से अप्रूव कराना है। अप्रूव कराने का हम पूरा तरीका पढ़ेंगे। फिर भी आपकी वेबसाइट जो है वो इस सूरत में भी आपकी जो लोकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी। यानी ये फटाफट अप्रूव करने के कुछ मेथड हैं जिसमें आप इस कश्मकश में नहीं पड़ते कि भाई ये सस्पेंड होगी, ठीक है। लेकिन अगर लोकेशन नहीं है तो हो सकता है वो बना दे और बाद में किसी वक्त में जाकर उसको सस्पेंड कर दे। जब वो उसको सस्पेंड करता है तो फिर ये चॉइस होती है हमारे पास, अपने पास, कि भाई अब हम खुद से उसके साथ जाकर केस करेंगे, नहीं जी हम तो हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आप उसे कहेंगे कि हम एग्जिस्ट करते हैं तो लाजमी बात है वो आपसे कोई प्रूफ मांगेगा, ठीक है ना। तो हो सकता है वो कहेगा कि यूँ करें, फिर आप यूँ करें, अपने ऑफिस के सामने आ जाएं, अपना कैमरा ऑन करें, तो फ्रंट से मुझे अपने कैमरे की से वीडियो बना कर दिखाएं अपने ऑफिस की, अपना बोर्ड दिखाएं। इस तरह वो आपको लेकर अंदर आ जाएगा कि हाँ जी अपने क्लासरूम में चले जाएं, वहाँ पर मुझे चेयर्स दिखाएं, वहाँ पर मुझे वाइट बोर्ड दिखाएं, अपना प्रिंसिपल ऑफिस दिखाएं, अपना ऑफिस दिखाएं, अपनी रिसेप्शन दिखाएं, बात समझ में आ गई, अपनी लाइब्रेरी दिखाएं, क्योंकि मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं ये सारी चीज़ें उसे दिखाऊंगा तो वो मेरी लोकेशन को अप्रूव कर देगा, और अगर मैं नहीं दिखा पाऊंगा तो मेरी लोकेशन को सस्पेंड ही रखेगा, ठीक है, वो अप्रूव नहीं करेगा। बहरहाल ये तो प्रोफाइल की बात आ गई थी बीच में। तो अब हम देखते हैं जी, यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, आगे लोकेशन लोअर मार्क, कोई बात नहीं, उसकी ऐड कर लेते हैं। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, अभी तो हमने समझ नहीं है ना, सिर्फ ये जो बटन आपको नजर आ रहा है आपने इस पर राइट क्लिक करना है, और सबसे ऊपर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं जी, सिंपली आपने इनको कॉपी कर देना बस। हाँ जी, अच्छा एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये वाला यूज़ कर लेते हैं, हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं, वो गूगल ऐड के लिए करते हैं, ये कर लेते हैं। शेयर का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देते हैं, शेयर पे आए, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, इम्बेड अ मैप।
अब आप देखिए ये सारे का सारा वही कोड आ गया जो उधर दिखाया था आपको मैंने, वही कोड है ना सारा। तो आप क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे और वहां जाकर पेस्ट कर देंगे, बस कॉपी HTML। चलो जी कॉपी हो गया। यहां से आए वापस कोडिंग में, इसे क्लोज कर दें बेशक। जरा इस कोड में देखें, मैंने दो चीजें ऐसी दी हुई हैं जो कि डिफरेंट हैं। वो क्या है, सर ये हाइट होगा, हाइट क्या लिखी हुई है जी इसकी 300, आगे जाएं, और विड्थ कितनी है 100%, ठीक हो गया। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैंने लाकर इसको पेस्ट कर दिया दोबारा से। ये अब ये कोड वो वाला जो मैं गूगल मैप से उठा के लाया हूं अपने बिजनेस लोकेशन का, ठीक है। चलो गुम हो गया, दोबारा देख लें। यही वाला है, ऊपर वाला है। आते जाए जरा, विड्थ हाइट आ रही है, हाइट कितनी थी 300 थी मेरा ख्याल है ना। तो यहाँ मैंने 300 लिख दिया, और विड्थ कितनी रखी थी हमने 100%। का क्या मतलब है कि भाई मैप तो पूरी स्क्रीन पर आ रहा है ना आपके, तो मैं कहता हूँ पूरी स्क्रीन का मैप आना चाहिए। अगर मैं उसको छोटा कर दूंगा तो क्या होगा, वो छोटा सा एक ब्लॉक बन जाएगा उस जगह पर, ठीक है। और हाइट का फैक्टर क्या है, लंबाई उसकी कितनी होनी चाहिए मैप की, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, मैं कहता हूँ फुल साइज में आ जाए, तो मैं साइज बताने की बजाय क्या कह रहा हूँ, उसको परसेंटेज में बता दिया कि भाई जितना भी है उसको मैक्सिमम मुझे दिखा दो। अब जो दूसरे वाला है हमारे पास, उसका तो कोई काम नहीं रहा ना, तो मैं इसको डबल क्लिक करके इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, और इस सारे को मैं क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, ठीक हो गया। यानी कि अब एक मैप बच गया हमारे पास जो हमने बनाया है। अब क्या होना चाहिए, हमारी वेबसाइट के ऊपर मैप भी चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फाइल में, फाइल से सेव में, सेव हो गया। आई थिंक इस टैब में खोला हुआ था मैंने, इस पर आ जाएं। अभी तक कमर्शियल किचन ही आ रहा है, इसको रीलोड करके देखते हैं। अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी तो ये रीलोड हो जाएगा, ठीक हो गया। सो मैप भी रिप्लेस हो गया, यानी अब हमारे पास फुल कंट्रोल आ गया कि वेबसाइट को हमने कैसे करना है। अब आपने क्या करना है, यानी अब हमने ये देख लिया है कि वेबसाइट कैसे चेंज होगी हमारी। क्योंकि पहला टास्क तो यही था ना, मैं एज ए SEO ऑप्टिमाइजर बैठा हूँ और लोग मुझे कहते हैं भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसकी SEO कर दें। तो जब वो मुझे कहेंगे मेरी वेबसाइट की SEO करें, तो मुझे अपनी वेबसाइट देंगे। मैं वेबसाइट को खोलना पड़ेगा, मुझे वेबसाइट पे जाकर चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो अगर मुझे वेबसाइट को ही कंट्रोल करना नहीं आता, एडिट करना नहीं आता, तो मैं SEO कैसे कर सकता हूँ। SEO का थ्योरेटिकल नॉलेज तो होगा मेरे पास, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इम्प्लीमेंट तब होगा, अब अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ, क्योंकि हमने जो टैग्स पढ़े हैं, अगर मैं कहूँ ना मैंने ऑन साइट SEO में क्या करना है, तो मैंने ऑन साइट SEO में क्या करना है, टाइटल ऑप्टिमाइज करना है। मैंने ऑन साइट SEO में क्या करना है, फेविकॉन इमेज लगाना है, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करनी है, टाइटल, फेविकॉन और डिस्क्रिप्शन। ये तीनों चीजें कहाँ हैं, शाबाश, क्या जी सर, फेविकॉन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ये तीनों चीजें कहाँ हैं, किस हिस्से में है, बॉडी में, बॉडी में। किसी को भी नहीं याद, याद है सबको, तुमको नहीं याद सिर्फ, बाकी तो सब बोल रहे हैं। बॉडी में मैं कह रहा हूं इसलिए, आप कह रहे हैं इसलिए। हाँ जी, किस में है, हेड में होता है। ये वाला पोर्शन किस जगह पे होता है, हेड में होता है, ठीक है। टाइटल, फेविकॉन और डिस्क्रिप्शन, ये कौन सा पोर्शन है, ये हेड का पोर्शन है। और ये वो वाला पोर्शन है जो व्यूअर के लिए नहीं है, ये उस बंदे के लिए नहीं है जो आपकी वेबसाइट को देख रहा है, या उसने आपकी वेबसाइट से आके कोई बिजनेस लेना है। ये उसके, ये किसके लिए है वाला, ये गूगल के क्राउलर के लिए। उसने आपकी वेबसाइट को रैंक करना है, तो रैंक करने के लिए उसने सबसे पहले, और अगर आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो जब गूगल पे सर्च रिजल्ट्स आते हैं ना, सर्च रिजल्ट्स, उस पेज को क्या बोलते हैं पता है, जिस पेज पे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसे बोलते हैं सर्प, SERP, सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी कि वो वाला पेज है जहां पर हम कुछ क्यूरी करते हैं
और जब वो क्यूरी लिखते हैं तो उसके नतीजे में नीचे वेबसाइट्स आ जाती हैं बहुत सारी। और वेबसाइट्स कैसे आती हैं? सबसे ऊपर यूआरएल आता है ना, यूआरएल मतलब वेबसाइट का नाम, उसके बाद क्या आता है? वेबसाइट का टाइटल, उसके बाद क्या आता है? वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन, और साथ में अगर अच्छी वेबसाइट बनी होगी तो इमेज। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। बॉडी में से कोई चीज नहीं निकल रही, बॉडी में से ज्यादा क्या निकल रहा है? इमेज निकल रहा है बस। वो जो इमेज आ रहा है ना वो बॉडी से आ रहा है। यूआरएल आपकी वेबसाइट का है, टाइटल हेड में है, डिस्क्रिप्शन हेड में है, लेकिन जो इमेज आ रहा है वो कहां से निकाल रहा है? वो बॉडी में से निकाल रहा है। लेकिन आपका पेज उसको कब नजर आएगा? जब कोई भी बंदा उस यूआरएल पे क्लिक करेगा। अभी सिर्फ उसका नाम लिस्ट हुआ है, और ये जो उसका नाम इन लिस्ट हुआ है बेसिकली यही वो ऑप्टिमाइजेशन है जो हमने की है कि भाई इतनी सारी वेबसाइट्स में कोई बंदा ये कीवर्ड लिखे तो मेरी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए। तो अभी हम वेबसाइट को ऊपर लेकर आए हैं, अभी वेबसाइट खुली नहीं है, वेबसाइट खुलेगी तब कोई बंदा यूआरएल पे क्लिक करेगा। ठीक है, सो ये काम करना है हमने, तो इसीलिए हमने वेबसाइट एडिट करनी सीखी। क्योंकि अगर हमें वेबसाइट एडिट करनी नहीं आती तो कैसे हम टाइटल चेंज कर सकते हैं, कैसे हम फेविकॉन लगा सकते हैं, कैसे हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम पेज की बॉडी में आ गए तो अब हम कह रहे हैं कि भैया हम ऑन साइट एसईओ कर रहे हैं, हमें क्या करना है? हमें हेडिंग स्टाइल्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। ये हमने सीखा है कि भाई हेडिंग स्टाइल्स कितने हैं हमारे पास? टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। सो उसने कहा कि भाई जैसे बुक कंपोजिंग हुई होती है और उस बुक कंपोजिंग के अंदर आपका जो कंटेंट होता है वो कैसे लिखा होता है? एक हेडिंग होती है, पैराग्राफ होता है, और सम टाइम एक पिक्चर होती है, ऐसे ही है ना। और यही फॉर्मेट पूरी बुक का होता है। इस तरीके से उसने तो कहता है आपने वेबसाइट भी ऐसी ही बनानी है कि सबसे ऊपर हेडिंग, हेडिंग के बाद पैराग्राफ, ठीक है, और इमेज लगा लें। और कोई बहुत बड़ा इमेज लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेजेस ऐसे होते हैं जो आपकी वेबसाइट को क्या कर रहे होते हैं? स्लो कर रहे होते हैं। यानी अगर आप बड़े बड़े इमेजेस लगाओगे तो लाजमी बात है आपकी वेबसाइट के लोड होने में टाइम भी इतना लगेगा। सो फिर हम क्या करते हैं? इमेजेस लगाते हैं जरूर है, मगर बहुत बड़े इमेजेस, क्योंकि वेबसाइट ने मोबाइल में भी खुलना है। अगर बड़ा इमेज लगा लिया तो काफी सारा हिस्सा तो मोबाइल की स्क्रीन उस इमेज को ही ले लेगी, तो मुझे बहुत सारे ड्रैग्स करके ऊपर नीचे करना पड़ेगा कंटेंट को पढ़ने के लिए भी। सो हमें कोई इतनी ज्यादा बड़े साइज के इमेजेस नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, सो हेडिंग लगानी है हमने, और हेडिंग के अंदर हमने क्या यूज करना है? अपनी वेबसाइट के कीवर्ड्स। क्योंकि आपकी जो वेबसाइट रैंक हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? आपकी कीवर्ड्स की वजह से हो रही है। और गूगल हमें ये कहता है कि भाई अगर आपने अपने कीवर्ड्स को हेडिंग स्टाइल में लगा लिया है तो ये बहुत बड़ा की फैक्टर है आपकी वेबसाइट को रैंक करने का। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद उसने कहा पैराग्राफ्स की सूरत में लिखें, लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने। पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए? सेंटेंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए? मैंने आप लोगों से एक लिंक शेयर किया था लिंक्डइन का, अभी किया था, रिसेंटली किया था ना, उसे क्लिक कीजिएगा। उसके ऊपर मैंने वो आर्टिकल शेयर किया हुआ है, उधर जाके आपने पढ़ना है, मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। हाँ, उस पर जाके पढ़ना है। और आप लोगों ने, सब लोगों ने, एक तो पहला काम ये करना है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बना लें जिनके नहीं बने हुए। और अगर किसी का लिंक्डइन अकाउंट नहीं बना हुआ, क्योंकि आपका फेसबुक अकाउंट शायद इतना जरूरी नहीं है बनना जितना लिंक्डइन अकाउंट बनना जरूरी है। और जितनी इंगेजमेंट आपकी लिंक्डइन के ऊपर होनी जरूरी है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जरूरी, क्योंकि वो जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल्स का अकाउंट है। ठीक है ना, वो प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए है। वहां पर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज हैं, वहां पर सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं और वो लोग मौजूद हैं जिन्हें सर्विसेज चाहिए। तो अगर आप उस जगह पर जाएंगे और वहां पर इंगेजमेंट शो करेंगे, वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स लेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर बैठे होंगे। और उस प्लेटफॉर्म पर आपने ये पूरे कोर्स में रहना है। आपने जाकर देखना है कि मैंने अब कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी ना टेक्सचुअल फॉर्म में, सारी मैं वहां पे लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे क्यों कर रहा हूँ कि भाई उधर इंगेजमेंट बढ़े। सेम यही स्ट्रेटेजी आपने भी यूज करनी है कि आपने वहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजें, और वो बिल्कुल आसान सा प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आपको सीखनी पड़ जाएगी। आप लोगों ने फेसबुक यूज किया हुआ है, फेसबुक में पोस्ट लगाते हैं, फेसबुक पे वीडियो भी लगाते हैं, फेसबुक पे इवेंट भी लगाते हैं, और फेसबुक पर आर्टिकल लिखने का क्या मतलब है कि तस्वीर के बगैर कुछ टाइपिंग करना शुरू कर दो तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल बन जाएगा वो आपका। आर्टिकल लगाते हैं, यानी ये जितनी चीज़ों के मैंने नाम लिए ये सारी चीज़ें आपने लिंक्डइन पे लगानी है। सो इसके लिए हमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोर्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने क्या करना है? अपना लिंक्डइन का अकाउंट पहले बनाना है। लिंक्डइन का अकाउंट बनाने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। प्रोफाइल कंप्लीट करना और लिंक्डइन का अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा डाटा आपके अपने पास है। मतलब आपकी प्रोफाइल, आपकी क्वालिफिकेशन,
आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज सब आपको पता है ना, आपने तो सिर्फ उधर फीड करना है, आपने उधर अपनी तस्वीर लगानी है। सो उधर जाकर आपने इंगेजमेंट शो करनी है और वहां पर आपने लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है। जब लोग आपके प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि आप क्या करते हो, आप क्या सर्विसेज देते हो, फिर वो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड भी होंगे और आपके कंटेंट को देख के वो अंदाजा लगाएंगे कि ये बंदा कितना प्रोफेशनल है, इसके लिंक्डइन अकाउंट पर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, सो वो एक प्रोफेशनल अकाउंट है। जी सर। चलें जी, अब आ जाते हैं वापस इसमें। उसके बाद मैंने क्या कहा, पैराग्राफ के अंदर भी हमने कीवर्ड्स लगाने, यानी कि हमारा जो मेजर टास्क है वो क्या है, कीवर्ड्स का है। और जब मैं एसईओ शुरू करूंगा तो एसईओ के अंदर मैं सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च ही सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपने किसी के प्रोजेक्ट की एसईओ करनी है, किसी की वेबसाइट की एसईओ करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें यह देखना है कि भाई उसकी एसईओ के लिए जो वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल कर रहा है वो क्या चाहता है, कि उसके क्लाइंट्स क्या लिखते हैं, क्या लिखकर ढूंढ रहे हैं, ताकि हम उन्हीं अल्फाज की बेस पर उसकी वेबसाइट को रैंक करें और वो अल्फाज कीवर्ड हैं। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये रिसर्च हमने करनी है। अब वो अल्फाज, इतने सारे दुनिया में लोग हैं, सब लोग एक जैसे अल्फाज तो नहीं लिख रहे होंगे ना। सो वही रिसर्च हमने करनी है कि जो कॉमन अल्फाज हैं वो कौन से हैं, और गूगल उन कॉमन अल्फाज में से कीवर्ड किसको कह रहा है वो हमने निकालना है। जिनको वो कीवर्ड कह रहा होगा तो मैं वेबसाइट के ऊपर 5, 8, 10, 4, 12, 20 उसके कीवर्ड्स बनाऊंगा और उनको इस्तेमाल करूंगा उसकी वेबसाइट के अंदर, ताकि अगर कोई भी बंदा सर्चिंग कर रहा हो तो वो उस वेबसाइट को देखेगा जिसके अंदर उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पैराग्राफ में भी कीवर्ड लेकर आना है। और जब हम पैराग्राफ में कीवर्ड लाएंगे तो वो कहेगा भाई पैराग्राफ में अगर कीवर्ड लिखो तो उसको भी थोड़ा सा एम्फेसिस कर लो। जैसे आप पेपर देते हुए कुछ मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, इसी तरह वो कहता है पैराग्राफ में कुछ लिख रहे हैं और वो अगर आपका कीवर्ड है तो उसे बोल्ड कर दो। तो इसके लिए हमने बोल्ड का टैग पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग का टैग पढ़ा था। फिर एक और जो ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है वो क्या है, इमेजेस हैं। अभी जैसे आपको मैंने बताया भी है कि इमेज ऊपर आ गया था, इमेज ऊपर आता है सर्चिंग में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इमेजेस भी लगाने हैं अपनी वेबसाइट पे। लेकिन इमेजेस लगाने का मतलब ये नहीं कि बड़े ही हैवी किस्म के और बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लगाने हैं, हमने नॉर्मल रेजोल्यूशन के इमेजेस लगाने हैं ताकि हमारी वेबसाइट लोड होने में टाइम ना ले, लेकिन हमें इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है। इमेज ऑप्टिमाइज करने से क्या मुराद है, इमेज ऑप्टिमाइज करने से मुराद है कि भाई इमेज का नाम जो है वो कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए, आपके कीवर्ड पे बेस कर रहा हो, उसके नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इमेज, आपके इमेजेस पड़े हुए हैं तो वेबसाइट में अगर आपके पास कोई 40 इमेजेस हैं तो ऐसे ना हो कि एक का नाम रखा हो 01, एक का नाम 05, एक का नाम 03, जिसका तो मतलब ये हुआ कि हमने ऑप्टिमाइज नहीं किया इमेज को। हमें क्या करना है, हमने जो इमेज जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट बनाया हुआ है उसका हमने वही नाम रखना है। उसके बाद हमने उसके साइज को चेक करना है कि भाई ये बहुत बड़े बड़े साइज तो नहीं है, अगर साइज है तो उनके साइजेस को रिड्यूस करेंगे। उसके बाद इमेज के टैग में आ जाएंगे तो उधर कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, यस, इमेज के टैग में कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, आर्ट का एट्रीब्यूट था, मोस्ट फोकस एट्रीब्यूट जो था वो आर्ट का एट्रीब्यूट था, कि यानी आपने अपने कीवर्ड को, अब देखें गूगल जो कर रहा है ना, गूगल का जो क्राउलर आपकी वेबसाइट को सर्च करता है बेसिकली, वो कैसे सर्च करता है, गूगल का क्राउलर आपकी वेबसाइट को जो रैंक कर रहा है वो कर कैसे रहा है, वो कोडिंग को देख के कर रहा है। तो अगर हम ये कहें कि इमेज ऑप्टिमाइज होना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज की तो क्राउलर के लिए कोई वर्थ नहीं है, हमारे लिए जरूर वर्थ है, जो विजिट कर रहा है वेबसाइट देख रहा है उसे इमेज अच्छा लग रहा है, लेकिन क्राउलर के लिए उस इमेज की कोई वर्थ नहीं है, ना वो उस इमेज से कुछ समझ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्राउलर को भी हमें कोड देना है, तो वो आपने इमेज की डिटेल्स जो है आपने ऑल्ट के एट्रीब्यूट में बतानी है। और इमेज डिटेल से क्या मुराद है, इमेज डिटेल से क्या मुराद है, मतलब उसके कीवर्ड्स होंगे। हाँ, कीवर्ड्स, गुड। इमेज डिटेल से मुराद है कि भाई कीवर्ड क्या है जिसके ऊपर मैं इस इमेज को फोकस करवाना चाहता हूँ, मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। यानी आर्ट के अंदर हमने, आर्ट एट्रीब्यूट के अंदर हमने कीवर्ड्स लिखने हैं, और मैंने आपको बताया था कि कितने कीवर्ड्स हो सकते हैं। आर्ट एट्रीब्यूट की लेंथ कितनी होती है, 120 कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी हमारे पास 120 कैरेक्टर्स की ऑप्शन है, 120 कैरेक्टर्स में हम कुछ भी बता सकते हैं उसका। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि हाइपरलिंक्स होने चाहिए, ये भी एसईओ का एक फैक्टर है। इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, यानी एक्सटर्नल लिंकिंग भी होनी चाहिए और इंटरनल लिंकिंग भी होनी चाहिए कि वेबसाइट के अंदर इंटरनली भी लिंक हो रही हो।
कि आपका जो अबाउट अस का पेज है, कोई बंदा वो पढ़ रहा है तो उधर से कोई भी बंदा होम पेज पर आ जाए। आपकी गैलरी का जो पेज है, आपका जितने भी अदर पेजेस हैं उधर से भी आपके मेन पेज पर लोग आ रहे हो, और इस तरह मेन पेज से भी लोग आपके दूसरे पेजेस पर जा रहे हो। यह है लिंकिंग। इसके लिए हम कौन सा टैग यूज किया था? Ahref है ना, Ahref यूज किया था। ए का एंकर का टैग यूज किया था, ठीक है ना, Ahref इसका यूज किया था। और इस तरह हम लिंक्स बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको अब फिर इन शॉर्ट्स मुख्तसर सा सारा दोबारा से बता दिया कि हम लोगों ने जब एसईओ करनी है तो हमें कौन से टैग्स की ज़रूरत है। हमें बहुत सारी HTML आने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर इतनी HTML आती है तो हमने इन्हीं को पूरी वेबसाइट में जाकर आइडेंटिफाई करना है और इनमें ही जाकर इम्प्लीमेंटेशंस करनी है और इन्हीं में जाकर हमने चेंजेस करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा वेबसाइट पे। मेरा ख्याल है इमेज को तो हमने किया था चेंज, प्रीवियस लेसन में भी किया था ना, किया था। हेड, लोगो, ओके, मेन्यू भी किया था मेरा ख्याल है एक, मेन्यू नहीं रिड्यूस किया। ओके, चलें जी, सबसे पहले हम मेन्यू को देखते हैं। ये किया था, ये कैसे चेंज करना है? तब्दील करना, यानी कि इसको चेंज करना। ओके सर, हम लोग तो जो लगाते हैं वो बिल्कुल पेज के साइड पे आती है, आपकी थोड़ी साइड पे, ये किस तरह से? अब देखें, यही हम कह रहे हैं, हमारे पास जब प्रोजेक्ट ये पूरी टेम्पलेट बन गई हुई है मेरे सामने, है ना, हमारे पास टेम्पलेट बनकर आई हुई है। हमने करना क्या है, सिर्फ इसमें चेंजेस करनी है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये इमेज जो है, ये यहाँ पर दस्तगीर इंजीनियरिंग का इमेज लगा हुआ है, आपको तो अपना इमेज लगाना है। यानी आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो, आपको अपना इमेज को इसमें ऐड करना है। तो मैं इस इमेज को चेंज करने जा रहा हूँ। देखें जरा कैसे करेंगे। आपने बताना है मुझे, अब मैंने खामोश होना है और आप लोगों ने बोलना है। सबसे पहले मैंने ये इमेज पे राइट क्लिक किया, ठीक है, और यहां पर आ गया हूं मैं किस पर, सेव इमेज एज पर आ गया हूं, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे इसका नाम पता लग जाएगा। लग गया पता? क्या नाम है इसका? लोगो जी, आजे आजे इधर कर लीजिए। अच्छा, इसको मैंने क्या कर देना है अब, लोगो इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि मैं देखता हूँ कि भाई ये इमेज पड़ा कहाँ पे हुआ है। हाँ, सबसे पहली बात ये है कि अब एक प्रोजेक्ट को जब हम हैंडल कर रहे हैं तो इसके अंदर जितने भी इमेजेस हैं, यानी जितनी भी इसके अंदर तस्वीरें हैं, वो कहाँ हैं? इमेजेस के फोल्डर में। यानी मैं जब भी इमेजेस को चेंज करने की बात करूंगा तो इसका मतलब है मुझे कहाँ पर जाना है? इमेजेस के फोल्डर में ही जाना है तो होगा। पहले मैंने आपको HTML फाइल बनानी सिखाई है, वो बात खत्म हो गई है, ठीक है ना। अब हम वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे आज के बाद सारा, यानी कि आपने घर में जो भी प्रैक्टिस करनी है साइट के ऊपर करनी है। प्रोजेक्ट मैंने शेयर कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में। आज के लेसन के शुरू में मैंने ये बता भी दिया है कि इसको आपने अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है, ये भी बताया मैंने आपको। अच्छा, यहाँ से मैं इमेजेस में आ जाता हूँ। हाँ जी, जरा देखें, लोगो इमेज मिल गया, आ गया नजर लोगो इमेज। बस अब एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि मैं अपना इमेज लेकर आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये इमेज कौन सा है ये देखें जरा, PNG। इसकी फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट है PNG, ठीक है। और इसका साइज मैं देख रहा हूँ 330 बाई 100 पिक्सल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अब जो भी इमेज यहाँ पर लेकर आना है वो इसी साइज का लेकर आना है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इस इमेज को खोल लूँ फोटोशॉप में और जो मेरा लोगो है वो इसके ऊपर पेस्ट कर दूँ और अपडेट कर दूँ, से इमेज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, इसको डबल क्लिक करें जरा। एक तरीका क्या है कि मैं खुद से जो इमेज डिजाइन करूं वो भी इसी साइज का करूं। अगर मैं बड़ा करूंगा तो लाजमी बात है वो ज़्यादा बड़ी जगह लेगा, हो सकता है वो मोबाइल पे जाकर इशू भी कर सकता है मुझे, तो मुझे इस साइज़ को फॉलो करना है। यानी एक डेवलपर ने वेबसाइट मुझे बनाकर दे दी हुई है तो मैंने उसकी किसी भी चीज़ को नए सिरे से काम नहीं शुरू करना। ये ना हो कि उसके बनाए हुए पेज के अंदर ही अल्ट्रेशन आ जाए। मैंने सारे स्टैंडर्ड उसी के यूज़ करने हैं, मैंने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन SEO की करनी है उसके ऊपर, ठीक है ना। हम एज ए SEO ऑप्टिमाइजर बात कर रहे हैं। ये इमेज आ गया मेरे पास, मैं इसको करता हूँ जी राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ से मैं खोल लेता हूँ फोटोशॉप। अब अगर किसी से लोगो कॉपी नहीं हो रहा होगा तो भाई लेक्चर के इतने हिस्से पर आकर इसको कुछ 4-5 दफ़ा सुन लेना आपने,
ठीक है, घर में जाके प्रैक्टिस नहीं होती ना, तो मैं कह रहा हूँ अगर नहीं होती है प्रैक्टिस तो इतने हिस्से को खोलकर बार बार देखना है कि यहीं पर कहीं मिस्टेक हो रही होगी ना आपकी, इस हिस्से को आपने चेक करने का आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने क्या किया, पहले इमेज को खोला है, इमेज किस में खुला है, विंडोज़ में खुला है ना, विंडोज़ के व्यूअर में खुल गया है, मैंने उसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ आया हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ आकर मैं कर देता हूँ Ctrl+N, साइज देखें जरा क्या है, सर ये कंट्रोल है, ये शॉर्टकट। हाँ जी, न्यू फाइल खोलने का भाई वर्ड में भी होता है, हर प्रोग्राम में होता है, ठीक है। 330 और 100 वही आया ना जो उधर था, ये कॉपी करने की वजह से आया। जब आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो सिर्फ वो फिजिकली कॉपी नहीं होती बल्कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी कॉपी होती हैं। तो जैसे ही मैंने Ctrl+N किया तो उसने उसका साइज अपनी पास मेमोरी में रखा हुआ था, तो उसने उसी साइज का पेज मुझे दे दिया। आप इस तरह इसी सीक्वेंस में चलेंगे तो काम क्विकली होता जाएगा आपका सब, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया मैंने, और यहाँ आकर मैं अब उसको पेस्ट कर दूंगा, आगे। अब आपका कौन सा लोगो है, आपने क्या करना है, जो भी आपका लोगो है उसको यहाँ पे लाकर यहाँ तो पेस्ट कर दें, और अगर फोटोशॉप आप थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, मैंने मेरे इस प्ले लिस्ट में फोटोशॉप के लेसन हैं, थोड़ा बहुत यूज़ करने वाले, जितना कि आपको चाहिए, जितना एक ऑप्टिमाइज़र को चाहिए, ठीक है, इसी प्ले लिस्ट में होंगे, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं उसको भी। अदरवाइज मैं क्या करने लगा हूँ अभी फ़िलहाल मैं ये करता हूँ, इसे बंद कर देते हैं फिलहाल। हाँ, 2 विंडोज हैं, ये भी कमर्शियल किचन है ना, तो मैं कोई और तस्वीर ले आता हूँ कमर्शियल किचन की। यहाँ से मैं कोई भी और तस्वीर ले लेता हूँ, कोई भी दूसरा इमेज ले लेता हूँ, और मैं दूसरे इमेज को लोगो बना देता हूँ उसका, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और अगर मैं कहूँ कमर्शियल किचन, आगे देखें, लोगो लिख देता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगोज आ गए, इनमें से मैं कोई और लोगो लगा लेता हूँ, ये बने बनाए लोगोज आ रहे हैं ना इसमें सारे। चलो जी, मैं यूँ करता हूँ, चलो जी ये ले लेते हैं। अब इसको क्या करूँ, यहाँ से सेव करने की जरूरत ही नहीं है, कॉपी करें और वहाँ जाकर उसके ऊपर ओवरलैप कर दें, ठीक है। जी सर। इसको मैंने ख़त्म कर दिया, मुझे इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी बेसिकली, है ना, साइज़ की ज़रूरत थी ना सिर्फ। जी सर। हाँ जी, क्या हुआ, ये नहीं समझना कि वाइट है, लोगो इसमें मौजूद है, साइज़ बड़ा है इसका, ठीक है ना। हाँ जी, इसको अब हम रीसाइज करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट यूज़ करने लगा हूँ, देखिए इमेज बड़ा है ना, वो नीचे गया हुआ कि नज़र भी नहीं आ रहा मैं इस वक्त। यहाँ पे मैं Ctrl+0 का एक शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। जी सर। अब फुल कंट्रोल से नज़र आ गए हमें सारे, जी सर। ठीक है। अब मैं इसको छोटा करके ऊपर ले आता हूँ वापस, एंटर कर दिया। हाँ जी, पता लग गया जी सर। क्या किया मैंने, उसको पेस्ट किया था, तस्वीर बहुत बड़ी थी तो मैंने Ctrl+0 का शॉर्टकट किया, उससे क्या किया उसने मुझे पूरा दिखा दिया, जूम छोटा कर दिया उसने। अब मैं दोबारा से Ctrl+0 करता हूँ, चलो ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको सेव कर दूँ बस, फाइल सेव एज, क्या एक्सटेंशन थी वहाँ भला इसकी, PNG थी वहाँ पे, ओके। तो बस हम वापस वहीं पर चले जाते हैं, ये मैंने आप लोगों के प्रोजेक्ट में मेरा ख्याल रखा हुआ है, तो वहीं से हम इसको एडिट कर रहे हैं। अभी देखिएगा, इसको अच्छी रेजोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, इतना सा तो इसने नजर आना है वहाँ जाकर, ठीक है, छोटा सा नजर आएगा ना। देखते हैं, अभी देख लेते हैं, तो जाके देखते हैं इफेक्ट करता है। DM कैंट 8 to 9 और यहाँ पड़ा हुआ पब्लिक HTML में था। आगे कहाँ है, आप बोला है ना, मैं बोल ही जा रहा हूँ यार, मैं तो कितने सालों से बोल रहा हूँ, आप लोग बोले ना। हाँ जी, कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, नीचे आ जाए टाइप्स में, जी सर। PNG। अगर वो PNG थी तो यही है, जी सर। बस इसको सिलेक्ट करें, सेव करें, और कहता भाई ये फाइल पहले से मौजूद है, हम जानते हैं मौजूद है, हम ओवरराइट ही करना चाह रहे हैं इसको, सो हम इसको यस कर देते हैं।
वेबसाइट में हैं, चेंज हो गया, ठीक है। चलो एक काम हो गया हमारा। अब हम कहते हैं भाई ये जो मेन्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, अब एक और चीज़ नोट करें, इसके मेन्यू का जो पहला ऑप्शन है उस पर क्या लिखा हुआ है। हालांकि आप कोई वेबसाइट देखें तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, आमतौर पर होम लिखा होता है ना, होम लिखा होता है ना। लेकिन एज ए एसईओ ऑप्टिमाइजर हम सबको रिकमेंड करते हैं, यानी कि मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये होम लिखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। एसईओ के हवाले से तो हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलता इसका। तो हम कहते हैं भाई आपका जो मेन कीवर्ड है और अगर बहुत बड़ा कीवर्ड नहीं है तो आप उसको होम की जगह पर उसी कीवर्ड को लिखो। यानी इसका मतलब क्या किया, मैंने एक और जगह पर कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया। कहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, मेन्यू में। मेन्यू के अंदर भी मैं कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ। और अगर आप, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके मेन्यू ही इतने लंबे लंबे आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि टेक्निकली इंटेलिजेंटली हमने यूज़ करना है कि किस जगह पर हम यूज़ करें जहाँ से कुछ अफेक्ट नहीं होगा। तो वहाँ पर हमने सिर्फ एक मेन्यू को ये वाला कर दिया, सिर्फ एक मेन्यू को ये कर दिया जो मेरा मेन मेन्यू था और जो मेरा मेन कीवर्ड है। जैसे हमने यहाँ पर बेकरी इक्विपमेंट लिखा हुआ है ना, तो बेसिकली इस वेबसाइट का मेन कीवर्ड बेकरी इक्विपमेंट होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो मैं चाहूँ तो इसको होम भी कर सकता हूँ। इसलिए अगर आप स्टार्स अकेडमी में जाओगे तो वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर मैंने होम की जगह लिखा होगा स्टार्स अकेडमी, ताकि वो स्टार्स अकेडमी का जो कीवर्ड है वो रैंक हो। यानी कि हमें ये देखना है कि हम किस किस जगह पर जाकर अपने कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टफिंग नहीं करनी है। जो उसने मुझे क्वांटिटी बताई हुई है कीवर्ड इस्तेमाल करने की कि भाई 2.5% से 3% कंटेंट में होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। यानी कि 2.5% काफ़ी कम होता है। मतलब उसका मतलब है ऐसे ना फील हो रहा हो कि आपने कंटेंट लिखने की बजाय कीवर्ड ही बार बार टाइप करते जा रहे हैं, तो अगले को कुछ बात भी समझ में नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो ये कहता है कि 2.5%, इससे ज़्यादा करोगे तो इसका मतलब होगा कि आप ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हो, यानी आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि गूगल भी आपकी वेबसाइट को रैंक करने में आपकी हेल्प नहीं करेगा। यानी हमें मैक्सिमम 2.5%, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 3%, इससे ज़्यादा नहीं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट का कंटेंट 500 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो मैंने सीधा सीधा उसका निकालना है 3%। जितने वर्ड्स आएंगे तो मैंने उस कंटेंट में उतनी दफ़ा उस कीवर्ड को रिपीट कर देना। लेकिन अगर मैं अपने कंटेंट में 15% कीवर्ड रिपीट कर दूं, 25% कीवर्ड रिपीट कर दूंगा, भाई कीवर्ड जितनी दफ़ा आएगा उतना अच्छा होगा, मैं जल्दी रैंक करूंगा, तो आप बिल्कुल रैंक नहीं करेंगे, बल्कि आप गूगल के अगेंस्ट जा रहे होंगे। अच्छा, अब मैंने इस मेन्यू में से कुछ चीज़ों को कम करना है। सपोज कर रहे हैं हम यहाँ बढ़ाना है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है बेकरी, प्रोडक्ट, बी लॉग, अबाउट और कंटेंट। तो मैं कहता हूँ भाई बी लॉग के बाद एक और मुझे चाहिए और वो है वीडियोस। वीडियो का मेन्यू भी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम ज़रा देखें मेन्यू कैसे ऐड होगा। आप में से कोई करा सकता है मुझे? शाबाश। मेन्यू, हमें एक मेन्यू का एक आइटम ऐड करना चाह रहे हैं। मैं क्या आप लोग कोई, आप में से कोई ये बात कर सकता, काम कर सकता है? ये इधर आईफ्रेम के जरिए होगा, इसको करेंगे। अच्छा आगे, अच्छा जब कोई बंदा बताएगा तो ये इसका मतलब हंसना तो नहीं है ना यार, ये तो गलत बात है। ये तो इसका मतलब ये है कि हम कोई कॉमेडी शो कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ये तो नहीं, फिर ये सीखने का तरीका नहीं होता। कोई मुझे बता सकते हैं क्या करना है? देखिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ कर कैसे रहा हूँ, आपको जो कुछ करवा रहा हूँ कैसे करवा रहा हूँ, सर्च करके ही करवा रहा हूँ ना। मतलब जो चीज़ करते हैं सर्च करते हैं और सर्च आइटम को रिप्लेस कर लेते हैं। सेम इसी तरह इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने करना क्या, बेसिकली मैंने वी लॉग के बाद एक मेन्यू ऐड करना है। देखिए आपने ना चीज़ों को इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड करना है। अगर आप चीज़ों को इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे तो आप बहुत सारे काम कर लेंगे, और अगर आप चीज़ों को थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे तो आप बहुत कम काम कर पाएंगे, ठीक है। फिर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही होगा आपके पास। अब मैं कहता हूँ वी लॉग के बाद आए मेन्यू, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अबाउट से पहले आए मेन्यू, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे अबाउट का मेन्यू मिल जाए या वी लॉग का मेन्यू मिल जाए तो मैं एक मेन्यू इसमें ऐड भी कर सकता हूँ और रिमूव भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस मेन्यू को फाइंड कर लूँ, ठीक है। और ये मेन्यू आपको फील भी हो रहा है कि कहीं एंड पर नहीं है, कहाँ पर आई है, बिल्कुल ही टॉप पर आई है। सो मैं इधर आता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ, मैं खुद भी टॉप पर ही हूँ, देख लें स्क्रॉल बार से शो हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल टॉप पर हूँ। और यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ जी बी लॉग लिख देता हूँ। और बी लॉग ऐसा टर्म भी ऐसी है जो कि मुझे पता है कि बार बार तो वेबसाइट पे इस्तेमाल भी नहीं हुई, मेन्यूज़ में इस्तेमाल हुई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट जी, ज़रा देखते हैं अब क्या हुआ है।
सबसे पहले यहाँ से देख लें कि मैं कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया। स्क्रॉल बार से फील हो रहा है ना कि मैं बहुत करीब ही हूँ, टॉप से करीब हूँ। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा लेफ्ट पे लेकर आता हूँ और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है? सारे मेन्यूज नज़र आ रहे हैं। जी सर। ये देखिए, ये कौन सा मेन्यू है? प्रोडक्ट्स का। जी ये कौन से वाला है? बेकरी इक्विपमेंट। वापस आके वेबसाइट को देखें ज़रा, ये दूसरा प्रोडक्ट था, नज़र आ रहा है वहाँ पर हमें। फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था जी? अबाउट अस आ रहा है और नीचे आए प्रोडक्ट्स के बाद क्या है? अबाउट। चलो जी, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट के बाद मुझे लगाना है। अब सर समझना क्या करने लगा मैं, समझ आ रही है क्या बताना चाह रहा हूँ? जी सर। बेसिकली हम एडिट कर रहे हैं पूरी वेबसाइट को, ठीक है? ये LI का एक टैग शुरू हुआ है। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, ठीक है? ये भी एक टैग है। ये किस लिए यूज होता है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो वहाँ पर नंबरिंग करते हैं ना हम लोग, बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो 1 2 3 करके भी लाइन नंबरिंग होती है और सिंबल्स की सूरत में भी लाइन नंबरिंग होती है। तो वो जो सिंबल्स की सूरत में लाइन नंबरिंग होती है उसमें बुलेट्स आ रहे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। सो यहाँ पर भी नंबरिंग के लिए हमारे पास ये दो टैग्स होते हैं। एक OL होता है, OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, और UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? सो नंबरिंग के लिए क्या यूज होता होगा? OL, और बुलेट्स के लिए क्या यूज होता होगा? UL। दोनों के लिए जब आप लाइनें ऐड कर रहे होते हैं तो बीच में हम क्या यूज करते हैं? LI। तो बेसिकली मेन्यूज जो बने होते हैं वो LI के टैग के साथ बने होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में इस टैग का कोई रोल नहीं है। सर लिंक LI के साथ बने LI के टैग के साथ बने होते हैं, ठीक है? और इसका SEO की ऑप्टिमाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है इस टैग का। लेकिन ये टैग मेन्यू की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन्यू जहाँ बने होंगे ना, आपको लिस्ट आइटम्स नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे। अच्छा, अब मैं यहाँ आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक मेन्यू कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? क्योंकि LI यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना। जहाँ से LI शुरू हुआ है वहाँ से मेरा एक मेन्यू शुरू हो गया है, जहाँ पर LI ख़त्म हुआ है वहाँ पर मेरा एक मेन्यू ख़त्म हो गया है। तो अब मैं इसको करता हूँ Ctrl+C और एक एंटर करता हूँ और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको टैप करते हैं। जी, दो प्रोडक्ट्स हो गए। चलिए इसको मैं कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ जी? चेक करते हैं जरा क्या। और ये एक URL आ रहा है। अगर आपने किसी जगह पर कोई URL ना देना हो, ये तो URL दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, अगर ये पेज एग्जिस्ट करता होगा तो उसको फॉलो कर लेगा और ये पेज खुल जाएगा। और अगर आपने कहा नहीं भाई अभी फिलहाल मैंने यहाँ से कुछ नहीं खोलना, तो मैं यहाँ पर एक हैश लगा दूंगा सिर्फ। इसका मतलब क्या है कि ओपन होने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, मगर ये लिंक भी है। मैं कह ये लिंक भी है मगर इसे क्लिक करने से कुछ खुलेगा नहीं, लिंक फिर भी है ये फाइल। और फिर ये क्या है? मतलब सर अगर इसको क्लिक कर भी लें तो आगे से ब्लैंक होगा। क्लिक करेंगे तो उसी जगह पर ही रहेंगे, आप मूव नहीं करेंगे। अगर कॉन्टैक्ट एप्स पे क्लिक करेंगे तो वो जो पेज अगर एग्जिस्ट करता होगा तो चले जाएंगे, अगर पेज एग्जिस्ट नहीं भी करता होगा तो एरर भी आएगा। जी सर। लेकिन इसका यह मतलब है क्लिक करेंगे तो किसी भी जगह को फॉलो नहीं करेगा, उसी जगह पे रहेगा ये। चलिए देखें जरा। आ गया वीडियोस, मेन्यू ऐड हो गया। यानी अगर आपको मेन्यू ऐड करना हो तो हम इस तरीके से, अब ये मैंने ऐड किया तो इसका मतलब है रिमूव भी कर सकते हैं। जी सर। सिंपली इस पे जाकर इसको डिलीट करूंगा तो क्या होगा? मेन्यू रिमूव हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे। और इन चीज़ों को आप खुद ढूंढेंगे, आप ढूंढ लेंगे ना ये वाली हिस्सा। तो वो जो आपने वीडियो बनाया उसमें वो वर्किंग कैसे करनी है इस पे वो वीडियो जो आप उधर जाते हैं तो फिर देखते हैं, अभी तो गए ही नहीं उधर ऊपर है। 2 मिनट। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जो हिस्सा है इसका क्या करेंगे हम? सर इसको तो आप खुद एडिट कर सकते हैं कि नहीं? जी सर कर तो सर। क्या करना है आपने? ये टेक्स्ट फाइंड करना है ना, आवर नंबर्स। तो उधर जाकर अपना नंबर चेंज कर देंगे हम सिर्फ, ऐसे ही है। अच्छा, और नीचे आते हैं।
ये क्या चीज़ आ रही है नीचे, स्लाइडर आ रहा है हमारा। जी अब इस स्लाइडर के साथ क्या करना है हमने जी, सर इसको भी करते हैं। इसको भी चेंज करना है। जरा देखिए कितने स्लाइडर्स हैं, 2 2 हैं कि 3 है, सर ये 3 सिर्फ 2 3 है, 2 ही लग रहे हैं। एक ये तस्वीर है और एक ये तस्वीर है बस, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई हमारी वेबसाइट पे तस्वीरें भी हमारी होनी चाहिए, जी सर तो ये स्लाइडर अब हमें चेंज करने हैं। ये ऑटोमेटिक मूव चेंज भी हो रहे हैं ना, लेकिन हमने ये नहीं समझना कि कोई एनिमेशन हुई हुई है, ये भी स्क्रिप्टिंग हुई हुई है और ये भी इमेजेस ही हैं, ये भी इमेजेस हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर जाकर अपने इमेज लगा देने हैं। तो आपके जब इमेज यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की अपनी पोर्टफोलियो बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आप अपनी लगाओगे ना इमेज डिजाइन जी करके, सर। तो जो इमेज यहाँ आप लगाओगे चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे सर इसके पीछे भी कोडिंग है। देखते हैं जरा। पब्लिक HTML, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इमेजेस। और इमेजेस के अंदर जरा देखें ये कहाँ हैं, स्लाइडर्स कहाँ हैं, ये लिखा हुआ है स्लाइड्स। ये जो तस्वीरें आपको 2 नज़र आ रही हैं बेसिकली वो इस फोल्डर में पड़ी हैं। तो आपने करना क्या है, सेम वही फॉर्मूला, तस्वीरें बेशक 3 पड़ी हुई हैं लेकिन लगाई हमने 2 ही, 2 तो मुझे लगता है एक जैसी हैं बिल्कुल, है ना। हाँ। तो ये 3 तस्वीरें 2 लगी हुई हैं बेसिकली, तो सेम वही काम करेंगे। जैसे ये एक तस्वीर है, एक को चेंज कर देते हैं। ये वाली तस्वीर आ गई, क्या करूँ अब इसको, वही मॉडल, पहले वाला मॉडल जिसमें आपने लोगो चेंज किया, सेम उसी मॉडल पे जाना है। इसको कॉपी कर लें। इसको राइट क्लिक करें, कॉपी करें, यहाँ पर आए फोटोशॉप में और कंट्रोल N करें। यहाँ नहीं पेस्ट करना, ये तो किसी और डायमेंशन का पेज खुला हुआ है पहले से ही, तो एक कंट्रोल N करें और एक नया पेज खोलें। अब ये उस स्लाइडर का साइज खुल गया है। और अगर आप यहाँ पर वो तस्वीर पेस्ट करना चाहते हैं, फाइन नहीं करना चाहते तो नई तस्वीर ही पेस्ट कर दें डायरेक्ट, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही पहले पेस्ट करें। इधर आए, यहाँ हमने कमर्शियल किचन फाइंड किया था, अब लोगो नहीं करते बल्कि HD कर देते हैं कि अच्छी वाली तस्वीरें इधर आ जाए। यहाँ से कोई भी तस्वीर जो मैं यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ ये कर देते हैं। कंट्रोल सर जी ये काम कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर ये होगा कि हर एक मेज पर एक बंदा बैठेगा आप तीनों में से, ठीक है। नेक्स्ट है, आप सिर्फ अपना डैमेज कर रहे हैं ना, इतना फिर घर जाकर आप मैसेज करोगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई हुई, क्योंकि जब फोकस इधर नहीं होगा तो फिर समझ तो नहीं आएगी ना। बेशक वीडियो होती है फिर भी नहीं आई होती है ना, हालांकि वीडियो भी होती है कि बंदा वीडियो देख के समझ लेता है, फिर भी नहीं आती, इसलिए कि बिल्कुल फोकस इधर नहीं होता ना। इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी करें और यहाँ लाकर इसको भी पेस्ट कर दें, ठीक है। ये साइज छोटा है, तस्वीर का साइज छोटा है इसका, तो हमें क्या करना है, इसको बड़ा करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा ये बड़ी छोटी ख़राब हो रही है तो वहाँ से बड़ी तस्वीर ढूंढ के लें, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके टूल्स में जाएं, लार्ज इमेजेस का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से बड़ी तस्वीर लें, उसको बेशक छोटी कर लीजिएगा बाद में। अब क्या करें आगे, फाइल में जाएं, सेव कर लेंगे। सेव एज में जाएं। सर ये भी PNG करेंगे। हाँ जी, ये देखते हैं कैसे करेंगे, ये बताएं, आप लोग बताएं। मैंने वैसे ही करेंगे ना जैसे ये ऑलरेडी पड़ी हुई है, कोई चेंज नहीं करनी हमने, उसी फाइल को ओवरराइट कर देना है जिसको तब्दील करना चाह रहा हूँ मैं। ना मैंने उसका फॉर्मेट चेंज करना है, ना मैंने उसका साइज चेंज करना है, ना मैंने उसका नाम चेंज करना है, ठीक है। सब कुछ वही कर रहा हूँ। स्लाइड्स की तरह जी ये PNG है, देख लेते हैं PNG है कि JPG है। PNG नहीं है, नहीं है ना, मैं कहा PNG नहीं आ रही यहाँ पर। अब देखते हैं क्या है ये, फिर ये JPG लिखा हुआ, इसको करना था जी। ओके कर दें। जी अभी ये मैंने आपको चेंज करने का एक साइंस बताई है, हाँ? आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि स्लाइडर्स भी हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि कौन सा स्लाइडर हमने लगाना है। अब और नीचे आ जाएं जी, क्या आ रहा है आप नीचे, सर जी ये भी उनकी ये तस्वीर भी अब हम खुद चेंज, अब ये मैं नहीं बता रहा, ये हम- ठीक है ना। मैं कहा ये अब आप सारे एक ही साइंस है ना, तस्वीरें चेंज करने की एक ही साइंस है। जी अच्छा, अब एक तरीका और देखते हैं इसको चेंज करने का, दूसरा तरीका। ये क्या तरीका किया आपने, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तस्वीरें से, है ना।
एक तरीका ये है कि मैं इसकी कोडिंग में जाता हूँ। अब ये तस्वीर मैंने चेंज करनी है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सेव इमेज एज, इस पर क्लिक करते हैं। इसका नाम देखें पहले क्या आ रहा है, सिंगल इमेज 1। अब हम करते हैं राइट क्लिक और ये आखिर में क्या ऑप्शन लिखी हुई आ रही है, इंस्पेक्ट। अब मैं इंस्पेक्ट में चला जाऊंगा। इंस्पेक्ट में जब जाऊंगा तो मुझे कोडिंग में ले जाएगा इसकी, ठीक है जी। यही था ना सिंगल इमेज 1, नजर आ गया हमें। इसका मतलब क्या होगा कि अब मैं क्या करूंगा, इसको फाइंड कर लूंगा, कोडिंग में जाकर फाइंड करूंगा, सिंगल डैश इमेज डैश 1, कोडिंग में आए वापस। उसको जब वो करेंगे, ये दोबारा देखें, यहाँ से लाइन नहीं दिखाएगा वो, मैं क्या यहाँ से लाइन नंबर नहीं दिखा रहा वो, ये हमने सिर्फ राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया तो वो उसकी कोडिंग की विंडो अलग खुल गई है। पहले मैं आपको पेज सोर्स से दिखा रहा था ना, लेकिन पेज सोर्स क्या होता था कि हर दफा पूरा ही पेज सोर्स आता था ना, टारगेटेड पेज सोर्स तो नहीं आता था। ये राइट क्लिक करने से ये फायदा हुआ है उस हिस्से पर कि उसने सिर्फ उतने हिस्से को मुझे दिखाया। सर अगर वो जो नई इमेजेस आ गए चेंज किया इमेज, अगर उसके ऊपर भी हम राइट क्लिक कर दें, वो ऐसे ही होगा बिल्कुल। ये बता रहा हूँ, एक वो तरीका है और एक अब ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं वापस, नाम क्या है जी इमेज का, कंट्रोल, यहाँ लिखा हुआ था जी सिंगल डैश IMG डैश 1, आई थिंक यही नाम था। जी सर, आगे सीधा उधर ही। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम इस तस्वीर को अगर चेंज करना चाह रहे हैं, अगर मैं चाहता हूं कि कोई और फाइल लगा दूं यहां पर मैं, अब मुझे वहां पर उसके साइज का पता लग रहा है, देखें जरा, इधर तो है ही नहीं वो फाइल, जरा आइडेंटिफाई करनी है किधर है वो फाइल। सर ये है ना, इस पे माउस रखें, कहता है भाई JPG फाइल है और स्क्वायर शेप में फाइल बनी हुई है, यानी कि 400 पिक्सल बाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई भी तस्वीर 400 पिक्सल बाई 400 पिक्सल की यहाँ लाऊंगा तो मैं जाकर कोडिंग में जाकर सिर्फ उसका नाम दे दूं तो चेंज हो जाएगा, वो भी लग जाएगी। यानी अब ये दूसरा तरीका हो गया, और जो पहले वाला तरीका था वो ज़रा ज़्यादा आसान तरीका था आपके लिए, ठीक है। इसमें आपको कोडिंग में आना पड़ेगा, कोडिंग में हल्की सी भी कोई गलती होगी, जैसे भी आपकी हुई थी कि कोटेशन नहीं थे लगे हुए तो एरर आ रहा था ना, तो उस तरीके से आप इजीली कर लोगे। तो आपको जो तरीका ठीक लगता हो आप दोनों तरीकों में से वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम इस वेबसाइट को मोस्टली एडिट कर सकते हैं, सही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं। जी सर, ये देखें यहाँ पर मेन्यू आ गया, अब हमारे पास मोबाइल व्यू में आ गया ना, तो मोबाइल व्यू में हमारे पास दूसरा मेन्यू आ गया, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखें कि क्या चीज़ आ रही है, वहाँ नज़र भी नहीं आ रही है चीज़। जी सर, इसको अगर मैं रिजॉल्व करना चाहूँ तो क्या करें, दो जगहों पर ये नज़र आ रहा है, हमें सर स्क्रीन पर देखें नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, दो जगहों पर आपको खाली डब्बे नज़र आ रहे हैं, सर वो जो फील्ड ऊपर अबाउट है उसके दरमियान में एक बी लॉग आ रहा है और एक अबाउट आ रहा है। हाँ जी ज़रा देखें इसका हल क्या है, इसका हल निकालते हैं ना जी। एक क्या आ रहा था, अबाउट अस, बी लॉग कर लेते हैं, बी लॉग ढूंढना ज़रा है ज़रा, चलो आगे। ये वाला है, बी लॉग से ऊपर था एक, सर नीचे था एक, चलो जी अब देखते हैं ज़रा, ये वाला है। थोड़ा सा मैं इसका जूम छोटा करूं ताकि लाइन में हमें नजर आए सही तरह। छत्तीस, सर ये तो नेकी की, फिर मैं कहूंगा कि कंट्रोल योर कमेंट्स, सर जी ठीक है। तब से समझ ही नहीं आ रही, आधी स्क्रीन इधर गई हुई है। नहीं तो आधी स्क्रीन जो दिखा रहा था वो नजर नहीं आ रही थी सर आपको, वो तो नजर आ रही थी, अब ऐसे सही जरा clear लाइट आ- का इशू है। हाँ अब जरा बिल्कुल। क्लियर हो गया काम। वो लाइट बंद करो थी, बोलिए जरा ये स्क्रीन में इशू है। अब, जी सर आप परफेक्ट है ना, लाइट बंद करके सही हो। नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ कभी भी LCD में हाँ LCD में इशू भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ये लाइट बंद करें तो ठीक हो जाता है। हाँ? अब आप आपको पता लग गया वहाँ पर क्या था, अब यहाँ आ जाए वापस इस पे। जी सर, सर इसको करेंगे।
क्या गलत है यहाँ पर जो वहाँ पर हमें मोबाइल व्यू में गलत दिखा रहा है? सर ये डायग्नोस्टिक पे लिखा हुआ है। ये वीडियोस के बाद जो है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये जो डायग्नोस्टिक्स लिखा हुआ है ये अबाउट है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? कॉन्टैक्ट अस है और ये भी हमने ऐड किया था। जी सर। इसको वापस लें। हाँ जी, बेकरी इक्विपमेंट, उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है? आई, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है? कॉन्टैक्ट अस। सर ये जो अंदर स्पेस नहीं, ये हम गलत जगह पर हैं। वापस आए इधर, अब दोबारा से इसे फाइंड करें। वो एंड पे ले गया हमें, वहाँ पर तो कोई इशू है ही नहीं है जहाँ वो हमें लेकर गया ना। अब मैं इधर वापस आया हूँ दोबारा ऊपर, ये आ गया अब हम ऊपर। देखें यहाँ इशू है बेसिकली, नहीं अभी भी एंड पर ही है। इसको ज़रा टॉप पर ले जाएं पेज को। अब इसको फाइंड करें। ये आया अब सही जगह पे लेके आपको। ये वाला हिस्सा है पहला, एक ये गलत है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ कोई लिंक है ही नहीं है। मैंने कल के लेसन में क्या बताया था कि जब आप एंकर लगाते हैं तो कोई एंकर टेक्स्ट चाहिए होता है उसके लिए, जी सर। है ना? तो हमें उस मेन्यू में, बाकी मेन्यू में एंकर टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, जी लेकिन दो मेन्यूज ऐसे हैं जिनमें एंकर टेक्स्ट नहीं है लेकिन वो मेन्यू है, जी इसलिए कि यहाँ पर एंकर टैक्स नहीं है। जबकि हमें ये भी नहीं चाहिए। मैं इसको खत्म कर दूं। जी सर। अच्छा, एक तो ये खत्म हो गया, और भी था एक। सर लाइट सब बंद की है? हाँ जी, अब जला लें अटेंडेंस के लिए। नहीं आ रहा। अहमद इरशाद, मोहम्मद ताहा, लाइबा देवेश प्रेजेंट, सालिम मर्द, मोहम्मद अली, फरहान, जय खान, आमना प्रेजेंट, तानिया प्रेजेंट, ईमान अकील प्रेजेंट, मोहम्मद हारून प्रेजेंट अमीर हमजा, सैयद अली, फैजान। सबकी अटेंडेंस हो गई? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस ना ली हो? ये भी नहीं है। आपका फर्स्ट ईयर? जी। हाँ ले क्लास में? नहीं स्लिप नहीं है। और ग्रुप में सब अटेंडेंस? सब अटेंडेंस? मैं नहीं ऐड। ये तो भी आए हैं। नंबर लिखते हैं। क्या नेम है आपका? नंबर चाहिए। हाँ जी, दूसरा भी मिल गया, स्क्रीन पर देखें। मैं क्या, दूसरे वाला भी मिल गया, स्क्रीन पर देखें जरा। जी सर। कहाँ है भला? सर ये वाला आई जी आप नंबर बता दीजिए। एक है कि दो हैं और? सर जी एक है। एक ही है, सर एक सर कर दिया। ये भी तो है एक। इसका भी तो एंकर टैक्स नहीं है। जी एंकर टैक्स क्या होता है? प्रीवियस क्लास ली थी जब हम एंकर लगा रहे थे तो हम कहते भाई ये एंकर तो लग गया, एचएफ लग गया ना। अब इस लिंक को खोलने के लिए कहीं पे क्लिक करेंगे तो लिंक खुलेगा ना, जैसे वेबसाइट पे लिखा होता है क्लिक हियर। तो उस टेक्स्ट को हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, ये जिसको हमने फॉलो करना होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे अभी बी लॉग लिखा हुआ था, जैसे वीडियोस लिखी हुई है, जैसे होम लिखा हुआ है, जैसे अबाउट अस लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली इन मेन्यूज का एंकर टेक्स्ट है ना, कि इसे क्लिक करने से एंकर फॉलो हो जाता है हमारा। इन दो को भी खत्म कर दें जी सर कर दो। तो भाई तो नहीं हो जाएगी उधर। नो सर। बाकी क्या आ रहे हैं? इसका अबाउट आ रहा है, ठीक है। और इसको देखें अगर हम, तो इसके साथ क्या आ रहा है? वेरी गुड सर। इसके साथ कॉन्टैक्ट आ रहा है, ये भी ठीक हो गया। ये क्या आ रहा है? गैलरी आ रही है, सर गैलरी भी आ रही है। ये भी ठीक आ रहा है। सर अगर गैलरी लगी होगी तो हमें उधर इमेजेस शो होंगी। अगर हम लगाएंगे तो ये तो टैब बनाया ना हमने, उसके बाद अगर हमने इमेजेस लगाने हैं तो फिर हम इमेजेस लगा लेंगे उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी नीचे मुझे लग रहा है कि चले इसको चला कर दो ताकि मुझे लगता है कुछ गड़बड़ भी हुई है। देखते हैं हुई है अभी कि नहीं हुई है। रिफ्रेश करें जिसको, यहीं पर ज़्यादा बेहतर पता लगेगा आपको। कुछ कम हुआ है कि नहीं हुआ?
सिर्फ एक रह गया ना, ये वाला एक हिस्सा रह गया सिर्फ। तो अब हम क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं। कहाँ पर है ये वाला है? इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। चलो ठीक हो गया मेन्यू अब सीधा। यानी आपके पास जो प्रोजेक्ट है, हाँ जी, वो बेसिकली गैप नहीं था, वो भी एंकर्स बने हुए थे, लेकिन क्योंकि उनके साथ कुछ लिखा नहीं था वो एंकर टेक्स्ट, तो इसलिए हमें वो एंकर नहीं थे लग रहे। असल में थे वो भी एंकर्स, ठीक है, उसने पूरी जगह ली हुई थी, एंकर्स बने हुए थे, लिंक्स भी थे, लेकिन जब तक वो एंकर टेक्स्ट ही नहीं होगा तो क्लिकेबल टेक्स्ट तो कोई भी नहीं है उधर, तो वो हमें डिस्प्ले भी नहीं होगा उसको कि किस चीज़ को आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आकर देखें ज़रा, ठीक हो गया। और यहाँ पर वो स्पेस ले भी नहीं रहा था, आपने देखा डेस्कटॉप व्यू में वो बड़ी स्पेस भी नहीं था ले रहा, लेकिन मोबाइल व्यू में वो स्पेस ले रहा था, ठीक है। दोनों व्यूज़ में हमें ये डिफरेंस का भी पता लग गया। तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें बहुत सारा काम तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस पे काम शुरू करना है वेबसाइट के ऊपर, और लेकिन सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपने बनाना क्या है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपने बनाना क्या है, मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग में मेरे लेक्चर की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये तो आपको मैंने पहले दिन से कहा हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग में आपने कुछ क्रिएट करना है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने जो पढ़ाया वो जाके घर में आप भी उसको उसी तरह एज इट इज़ कर लें तो हो जाएगा कुछ, ये तो इस तरह नहीं है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में ये है कि अब हमारे सेन में एक प्रोजेक्ट है कि हमने एसईओ करनी है एक वेबसाइट की, और सबके पास अपनी हो, नहीं तो कम से कम ग्रुप के पास अपनी हो, कोई 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाए, उनके पास एक प्रोजेक्ट हो, वो किसी एक पे काम कर रहे हो, लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट हमारे पास हो। अब क्या कर सकते हैं आप, आपके पास एक मॉडल ये वाला भी है, इसके अलावा आपके पास एक अपना मॉडल भी है कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपना कोई बिजनेस आप चला रहे हैं, आप उसका कर लो। एक मॉडल आपके पास ये भी है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने डिजिटल मार्केटर बन के भी तो सर्विसेज देनी है, तो आप अपना ही पोर्टफोलियो पेज एक बना लें, यानी अपनी ही पोर्टफोलियो एक वेबसाइट बनाएं। अब ये कैसे होगा, इसका बड़ा आसान तरीका है कि नेट के ऊपर जाकर फाइंड करें डिजिटल मार्केटिंग की साइट्स अच्छी, कुछ इंडियंस की साइट देख लें, कुछ अमेरिकन की साइट देख लें, कुछ पाकिस्तानी की साइट्स देख लें, तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी उधर से सारी, आपने उसको कन्वर्ट कर लेना सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आप एसईओ के पर्पज़ से बना रहे हैं तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि अगर आप डुप्लीकेट, जैसे मैंने भी आपको एक आइडिया दिया है, तो ये आइडिया इसलिए नहीं दिया कि आप एग्जैक्टली डुप्लीकेट करेंगे। अगर आप कंटेंट को डुप्लीकेट करेंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, जितना मर्जी जोर लगा लें, जितने मर्जी फैक्टर्स अप्लाई कर लें, आपकी वेबसाइट का जो पहला क्राइटेरिया है, नंबर 1 क्राइटेरिया, जहाँ से बात आगे शुरू होती है, बढ़ती है आगे की तरफ, वो ये है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, यानी कि कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए। अब एक है, जैसे मैं आप सबको वेबसाइट तो एक ही दे रहा हूँ सबको, एक है वेबसाइट की टेम्पलेट कॉपी करना और एक है वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करना। वेबसाइट की अगर हम टेम्पलेट कॉपी कर रहे हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट तो एक तरह की बहुत सारी हो सकती हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल को इस पर कोई इतराज़ भी नहीं। गूगल को इतराज़ किस चीज़ के ऊपर है कि वो जो भाई कमर्शियल किचन की वेबसाइट के 3 पैराग्राफ्स है ना, वो अगर एक जैसे होंगे या उनमें से कोई सेंटेंस दूसरी वेबसाइट से मैच कर रहे होंगे तो वो कहेगा भाई आपकी वेबसाइट जो है वो कॉपी हुई हुई है, ठीक है, उसमें प्लेजरिज्म है। आपने क्या करना है, आपने बेशक किसी के 2 पैराग्राफ पढ़ के आइडिया लेने हैं, लेकिन अपना पैराग्राफ लिखना है, न्यू पैराग्राफ टाइप करना है आपने, ऐसा पैराग्राफ जिसको मैं टूल्स के थ्रू चेक करूँ अगर, तो हमें ये ना फील हो कि भाई ये तो उधर से उठाया हुआ टेक्स्ट है। यानी आपने इवन फेसबुक से भी नहीं लेना, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नहीं लेना, मतलब ये नहीं कि सिर्फ वेबसाइट से नहीं लेना, बल्कि आपने, और जिसका कंटेंट यूनिक होगा उसके बहुत चांसेस हैं कि वो, अगर आपने ऑन साइट अच्छी कर ली है तो हो सकता है कि वो 15 to 20 डेज रैंक करना शुरू हो जाए। वैसे जो रैंकिंग टाइम पीरियड होता है वो मैंने आपको बताया था 6 to 8 मंथ्स होता है, और अगर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपने ऑन साइट अच्छी की हुई है एसईओ, तो आप कुछ कीवर्ड्स के ऊपर 1.5 से 2 माह में रैंक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एसईओ अच्छी है तो। और अगर कोई बंदा, कोई ऑप्टिमाइजर आपको कहे मसला ही कोई नहीं, आप 6 दिन अभी तुम वेबसाइट रैंक कर देंगे, ठीक है, जिसका मतलब है कि वो ब्लैक हैट एसईओ इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और ब्लैक हैट एसईओ का उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो आपसे पैसे लेकर चला जाएगा,
ठीक है, आपकी वेबसाइट गई, गूगल ने उसको पेनल्टी दे दी है, अब आपका वो ना तो वो यूआरएल दोबारा यूज़ हो सकता है, ना वो कंटेंट यूज़ होगा। अब आपको नया यूआरएल यानी कि नई डोमेन भी लेनी पड़ेगी, नई डोमेन लेंगे, नई वेबसाइट बनवाएंगे और फिर उसको वाइट हैट एसईओ करेंगे। वाइट हैट एसईओ बहुत सिंपल है, एक लाइन की डेफिनेशन क्या है कि हम गूगल के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, यानी मैं आज जो कुछ बताया, कल जो कुछ बोला मैं, आज जो कुछ बोला, वो सब वाइट हैट एसईओ कि भाई टाइटल, फेविकॉन, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग स्टाइल्स, पैराग्राफ, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, लिंक बिल्डिंग, इंटरनल लिंक्स, आउटर लिंक्स, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये सब क्या है, ये वाइट हैट एसईओ। और कोई बंदा अगर ये सब कुछ ना करे और आपकी वेबसाइट को पहले किसी ना किसी साइंस के साथ किसी बोर्ड के थ्रू चलाकर आपको वेबसाइट को दिखा दे कि जनाब ये देखें पहले पेज पर आ गई है, पेमेंट दे मेरी, ठीक है, तो वो एक तो आएगी कुछ दिन के लिए, क्योंकि लाजमी बात है कि जैसे ही वो रैंक करेगा एकदम उसको पेनल्टी नहीं आएगी। जब तक क्रोलर उस वेबसाइट को आकर चेक नहीं करेगा, क्रोलर उसको देखेगा तो उसको फाइंड करेगा कि ये वाली वेबसाइट तो ब्लैक हैट हुई है, ठीक है, उसके बाद उसको ब्लॉक करेगा। ठीक हो गया, लाइट जला लें।